हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप लोग सभी ठीक ठाक होंगे, पढ़ाई अच्छी खासी चल रही होगी। ओके। लगातार ठंड कम होती जा रही है तो अब तो पढ़ाई में मजा आ रहा होगा। चलिए फिर, इतना ही मजा आ रहा है तो अब नेक्स्ट लेक्चर पर ध्यान देते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक्सेस प्रेशर पर। जैसे दिख रहा है आपको, एक्सेस प्रेशर जैसे ड्रॉप हो गई, उसके बीच में उसके अंदर एक्सेस प्रेशर क्या होगा, यानी कि इनसाइड प्रेशर माइनस आउटसाइड प्रेशर, एक्सेस प्रेशर। सोप बॉल हो गया, उसमें देखेंगे हम कि प्रेशर डिफरेंस क्या होगा, यानी इनसाइड प्रेशर, प्रेशर इनसाइड माइनस प्रेशर आउटसाइड। इसके फॉर्मूले हैं, क्वेश्चन बन जाते हैं इनसे, काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद हम मूव करेंगे कॉन्टैक्ट एंगल एंड कैपिलरी राइज एंड कैपिलरी फॉल। तो आज हम कोशिश करेंगे कि ये फ्लूइड का चैप्टर आज यहाँ खत्म हो जाए। ओके, तो आज सारी थ्योरी हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, बाकी जो क्वेश्चन बचेंगे देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में ले आएंगे या फिर इस वीडियो के लास्ट में कर लेंगे। ओके, चलिए फिर कॉपी एंड पेन निकाल लीजिए। तो हम देखने वाले हैं सबसे पहले एक्सेस प्रेशर इन अ लिक्विड ड्रॉप। लिक्विड ड्रॉप की बात करेंगे। ओके, लिक्विड ड्रॉप। लिक्विड ड्रॉप में हम सबसे पहले देखेंगे एक्सेस प्रेशर होता क्या है। चलिए फॉर्मूला ड्राइव करेंगे सबसे पहले। लेट अस सपोज एक कंडीशन देखते हैं हम कि हमारे पास एक ड्रॉप है। देखो इस तरीके से एक ड्रॉप है, उसकी इनिशियल, यहां से इनिशियल रेडियस हमने मान ली भाई कैपिटल आर है। ओके, इसके इनसाइड प्रेशर पी नॉट पी आई है। हमने देखा एक ड्रॉप ले ली जिसकी रेडियस क्या है कैपिटल आर, और उसके अनसाइड, उसके भीतर, उसके इनसाइड प्रेशर क्या है पी आई है। अब हमने ऐसे ही देखा कि भाई आउटसाइड प्रेशर कितना है, आउटसाइड प्रेशर पी नॉट है। कोई भी हो सकता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो सकता है, या फिर हो सकता है वो किसी कंटेनर में रख दे, प्रेशर कुछ और हो जाए, लेकिन आउटसाइड प्रेशर पी नॉट है। अब हमने कुछ टाइम बाद देखा कि भाई प्रेशर डिफरेंस के कारण, प्रेशर डिफरेंस के कारण ये जो बॉल है वो एक्सपेंड हो गई है, एक्सपेंड हो गई है बाहर की तरफ। लेट सपोज हम मान लेते हैं इस तरीके से। ओके, इस तरीके से, यानी कि इसकी जो रेडियस है वो रेडियस इंक्रीज हो गई है, कुछ इसकी रेडियस इंक्रीज हो गई है। बहुत ही स्मॉल रेडियस है देखने में, तो वैसे बड़ा दिख रहा है आपको, दिखा दिया मैंने। इसकी जो रेडियस इंक्रीज हुई है, डेल्टा आर इंक्रीज हुई है, काफी छोटी रेडियस इंक्रीज हुई है। हमने मान लिया कि शुरुआत में रेडियस आर है, बाद में रेडियस बढ़ गई कितनी, डेल्टा आर बढ़ गई। आउटसाइड प्रेशर पी नॉट है, इनसाइड प्रेशर पी आई है। ओके, ठीक है भाई। ये दो अलग, ये मत सोच लेना कि ये हॉलो है, ये एक ही प्रेशर ड्रॉप है, पहले इनिशियल में और फाइनल में। सही है। चलिए, इसके मेथड हमारे पास दो मेथड हैं, दोनों मेथड से करने की कोशिश करेंगे। पहला मेथड जो हम यूज करेंगे वो करेंगे एनर्जी मेथड। ओके, मेथड नंबर 1 कौन सा होगा हमारा, सरफेस एनर्जी मेथड। एनर्जी मेथड। ओके, उसके बाद दूसरा मेथड है, काफी अच्छा है, वो छोटा है, काफी छोटा है, वो 2 लाइन में हो जाएगा, तो उसे बाद में देख लेंगे। फिलहाल ये देख लेते हैं कि एनर्जी किस तरीके से काम करेगी इस कंडीशन में। जैसा कि हमने पिछली वाली क्लास में ये देखा था कि सरफेस बढ़ रहा है भाई, छोटी सी वॉल को, यदि छोटी सी ड्रॉप को हम हल्का सा डेल्टा आर बढ़ा रहे हैं तो उसका सरफेस बढ़ रहा है। सरफेस बढ़ रहा है तो उसके लिए कुछ एनर्जी चाहिए, कुछ एनर्जी चाहिए। हमने ये देखा कि भाई डेल्टा यू जो होता है वो सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया होता है, चेंज इन एरिया होता है। सही है सर, ये तो हमने काफी बार पढ़ लिया। ओके, अब हम इसको ये भी कह सकते हैं कि वर्क डन वाई एक्सटर्नल, एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट ये भी कह सकते हैं। चलिए ठीक है भाई, हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आता है वो वर्क डन बाई द एक्सटर्नल एजेंट ही तो आता है। सही है। अब हमने देखा कि टेंस, मान लीजिए सरफेस टेंशन टी है और एरिया इंक्रीज हो गया। देखो कितना, पहले एरिया आर था, आर रेडियस थी, अब आर प्लस डेल्टा आर हो गई, यानी कि एरिया इंक्रीज हो गया 4 पाई आर प्लस डेल्टा आर, रेडियस बढ़ गई ना, स्क्वायर। इनिशियल एरिया क्या होगा भाई, ए फाइनल माइनस ए इनिशियल कर रहे हैं, ए फाइनल माइनस ए इनिशियल कर रहे हैं, तो 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर और माइनस 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर।
तो कैपिटल आर तो आपकी डेल्टा आर इंक्रीज होगी ना, और 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, ये हो जाएगा हमारा डब्ल्यू के बराबर, यानी कि वर्क डन बाई द एजेंट। इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। देखो टी इंटू, देखो 4 पाई बाहर निकाल लेंगे हम, 4 पाई बाहर निकाल लेते हैं, 4 पाई बाहर निकाल लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, देखो इसका स्क्वायर खोल लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सॉरी ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर प्लस डेल्टा आर स्क्वायर प्लस 2 आर डेल्टा आर। ओके, ये हो जाएगा, माइनस आर स्क्वायर इधर है, ये हमने डब्ल्यू के बराबर रख लिया। देखो आर स्क्वायर प्लस है आर स्क्वायर, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, हमारे पास बचेगा टी 4 पाई, इसमें बचेगा डेल्टा आर स्क्वायर प्लस 2 आर डेल्टा आर, ये डब्ल्यू के बराबर बचा। ठीक है, बताइए यहाँ पे कोई दिक्कत, ये तो हम पिछली क्लास का ही पढ़ा हुआ कर रहे हैं कि भाई सरफेस इंक्रीज हो गया, सरफेस ही तो इंक्रीज करा दिया, उसका फॉर्मूला खोल दिया। अब यहां देखो कि ये जो डेल्टा आर है ना, डेल्टा आर अभी फिलहाल बहुत स्मॉल है, स्मॉल है, तो यहां से आप देखोगे कि डेल्टा आर वैसे भी स्मॉल है, उसका स्क्वायर करेंगे तो और ज्यादा स्मॉल हो जाएगा, तो हम इसको अप्रोक्सीमेट 0 के बराबर मान लेंगे। तो ये ध्यान रखना है। देखो ये कंडीशन सही है। हमने क्या किया कि जो डेल्टा आर है इसका जो रेडियस इंक्रीज हुआ है वो काफी स्मॉल है, डेल्टा आर काफी स्मॉल है, यदि उसका स्क्वायर और करेंगे, भाई किसी बहुत छोटी वैल्यू का स्क्वायर करते हो तो वो वैल्यू उतनी ही छोटी होती चली जाती है, तो हमने मान लिया डेल्टा आर स्क्वायर इक्वल टू टेंड्स टू जीरो, टेंड्स टू जीरो, तो यहां से ये टर्म भी जीरो हो जाएगा, यहां से ये टर्म भी जीरो हो जाएगा, ये टर्म जीरो हो गया। अब हमारे पास क्या बचता है, पहले इसको आप नोट डाउन कर लो, ठीक है, हम दूसरे पेज पे चलते हैं। हमारे पास जो बचा वो देख लेते हैं, क्या बचा, चलिए हमारे पास बचा भाई कैपिटल टी इंटू 4 पाई, अंदर क्या बचा था 2 आर डेल्टा आर। ओके, ये हमारे पास बचा डब्ल्यू, यहां से देखो ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 पाई, 8 पाई हो जाएगा, आर हो जाएगा, टी हो जाएगा और डेल्टा आर हो जाएगा, ये हो जाएगा डब्ल्यू। ओके, हमारे पास ये कंडीशन आ गई भाई, हमारे पास कंडीशन आ गई ये, ठीक है सर। अब डब्ल्यू क्या होगा, डब्ल्यू क्या होगा, अब देखो यहाँ पर प्रेशर डिफरेंस है, यहाँ प्रेशर डिफरेंस है, यहाँ पी आई है और पी नोट है, तो इसकी वजह से प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्या होगा, हमारा एक फोर्स लगेगा। भाई डब्ल्यू निकाल रहे हो आप, देखो अब डब्ल्यू की गणना कर लेते हैं, यानी कि फोर्स एक्सटर्नल इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ये देख लेते हैं। ओके, अब देखो फोर्स की बात कर रहे हैं तो फोर्स किस वजह से आएगा, प्रेशर डिफरेंस के कारण आएगा, अंदर का प्रेशर ज्यादा है बाहर का कम है, इसीलिए तो हमारा बलून क्या है, यानी कि लिक्विड क्या है वो, उसका साइज बढ़ गया है, अंदर का प्रेशर भाई ज्यादा होगा तभी तो साइज बढ़ेगा। ओके, तो हमने क्या कर लिया सर कि प्रेशर फोर्स को हम लिखते हैं चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर इनटू एरिया, ये लिखते हैं ना। फोर्स क्या होता है भाई, प्रेशर होता है आपका फोर्स अपॉन एरिया, यहां से फोर्स लिखोगे तो प्रेशर इनटू एरिया लिखोगे। ओके सही है, चलिए ये हो जाएगा, इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, सोचो डिस्प्लेसमेंट तो भाई डेल्टा आर ही हुआ है ना, हमारी जो ड्रॉप है पहले रेडियस आर थी, अब उसकी रेडियस में कितना चेंज आया डेल्टा आर, तो डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ डेल्टा आर, समझ में आता है। चलिए ये हो गया प्रेशर पी आई माइनस पी नोट। ओके, एरिया क्या होगा, एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर एरिया हो जाएगा इनटू डेल्टा आर। अब देखो कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, 4 पाई आर क्यों ले रहे हैं सर, 4 पाई आर प्लस डेल्टा आर का होल स्क्वायर क्यों नहीं ले रहे हैं। देखो प्रेशर पहले भी आउटसाइड पी नोट उसी रेडियस पे लग रहा था, रेडियस काफी कम इंक्रीज हुई है। ओके, काफी कम इंक्रीज हुई है, यदि आप उसमें इनटू भी करोगे तो डेल्टा आर स्क्वायर हो जाएगा, फिर उसको आप जीरो करोगे तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। चलिए अब इधर क्या था हमारे पास, इधर था हमारे पास 8 पाई आर टी डेल्टा आर। ओके, अब यहां से देखिए क्या क्या कर जाएगा दोनों तरफ से,
बताइए। देखो डेल्टा आर से डेल्टा आर कैंसिल हो गया। ओके, देखो ये पाई से पाई कट जाएगा। ओके, 4 से ये 8 दो बार कट जाएगा। ओके, ये इस आर से ये स्क्वायर हट जाएगा। तो इधर क्या बच रहा है? इधर बच रहा है 2 और टी बच जाएगा 2t इक्वल्स टू, इधर क्या बच रहा है? इधर बच रहा है पी आई माइनस पी नोट इनटू, एक आर और बच रहा है ये आर। तो यहां से पी आई माइनस पी नोट क्या आ जाएगा बताइए? ये आ जाएगा 2t अपॉन आर। और यही है आपका एक्सिस प्रेशर इन आ लिक्विड ड्रॉप। एक्सिस प्रेशर इन आ लिक्विड ड्रॉप, यही फॉर्मूला है। यही फॉर्मूला है आपका, सही है। यही क्या होगा? यही होगा आपका एक्सिस प्रेशर। एक्सिस प्रेशर सी पी आई माइनस पी नोट इक्वल टू 2t/r। तो आपने एक चीज यहां से देखो, ये फॉर्मूला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है, ठीक है। और ये कैसे भी आया, कैसे आया, ये भी ध्यान रखना है। अब यहां से हम ये देखेंगे कि भाई आप सोचो कि ये हमारा एक, चलिए अलग बताता हूं मैं आपको, यहां बताते हैं, सही है। देखो हमारे पास से बॉल है, मतलब सॉरी ड्रॉप है, ड्रॉप है। चलिए देखो यहां प्रेशर क्या है? पी नोट है। यहां पर प्रेशर क्या है? देखो जैसे ही हम मिनिस्कस के अंदर जाते हैं, इसको बोलते हैं, इसकी बाउंड्री से अंदर जाते हैं, यानी कि मिनिस्कस के अंदर जाते हैं, तो क्या होता है भाई? प्रेशर क्या है? प्रेशर पी नोट प्लस 2t/r से 2t, सॉरी ये काफी बड़ा हो गया, इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है, सही। देखो इसमें क्या है? प्रेशर आउटसाइड प्रेशर पी नोट है, अंदर गए तो ये 2t+r से इंक्रीज हो गया प्रेशर, अंदर जाएंगे तो, क्योंकि भाई पी आई हमारा पी नोट, देखो हमारा वैल्यू कितना आया? हमारा वैल्यू आया पी आई माइनस पी नोट इक्वल टू 2t/r। यहां से पी आई निकालोगे तो ये हो जाएगा पी नोट प्लस 2t/r, यानी कि जो इनसाइड का प्रेशर है, इनसाइड का प्रेशर आउटसाइड के प्रेशर से 2t/r से इंक्रीज हो गया। जैसे ही हम अंदर गए, जैसे ही हम अंदर गए, एक मिनिस्कस के अंदर, एक सरफेस के अंदर गए, एक सरफेस के अंदर गए, तो हमारा प्रेशर क्या हो गया? 2t/r से इंक्रीज हो गया। जैसे भाई पी आई क्या हो जाएगा? जैसे पी पहले पी नोट था, अंदर गए तो 2t/r बढ़ इंक्रीज हो गया। तो ये ध्यान रखना है कि जैसे ही हम मिनिस्कस के अंदर जाते हैं, मिनिस्कस के अंदर जाते हैं, तो हमारा जो प्रेशर है वो 2t/r से इंक्रीज हो जाता है, सही। चलिए ये बात समझ में आती है। चलिए अब बात करेंगे हम दूसरे मेथड की, कि दूसरा मेथड क्या है सर। देखो दूसरा मेथड बहुत ही सिंपल है, मेथड नंबर 2। हमने पहला मेथड देख लिया, मेथड नंबर 2। पहला मेथड क्या कह रहा है भाई? सरफेस एनर्जी हमने यूज की, सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी में पहले हमने यूज की। अब हम बनाते हैं देखो फ्री बॉडी डायग्राम। चलिए एक कंडीशन देखिए कि हमारे पास ये ड्रॉप है, सिंपल एक ड्रॉप है, ये ड्रॉप है। आपने क्या कर दिया कि भाई इसको बीच में से काट दिया, आपने इसमें इसको बीच में से काट दिया, मान लीजिए इस तरीके से, इस तरीके से काट दिया बीच में से। तो कौन कौन से फोर्स लगेंगे? अब इसमें इसको हमने काटा, तो देखो इसका कोई सा भी एक पार्ट बना लो, या उधर का बना लो या इधर का बना लो। तो हम एक पार्ट बनाते हैं इसका। चलिए किस तरीके से, देखो एक तरफ का पार्ट बना लिया हमने, कुछ इस तरीके से ये पार्ट बनेगा, सही है, बन जाएगा। चलिए अब आप यहां से देखिए, हमने एक पार्ट बना लिया, इधर से इधर का बना लिया। आप सोचो ये वाले पार्ट पर ये इधर वाला लिक्विड, ये वाला जो लिक्विड है, इसको सरफेस टेंशन से खींच रहा होगा। सोचो, हमने यही तो पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि एक तरफ का लिक्विड दूसरे तरफ के लिक्विड को सरफेस टेंशन से खींचता है, सरफेस टेंशन से खींचता है। और सरफेस टेंशन कहां लगता है? सरफेस पर लगता है। यानी कि ये जो पेरीफेरी पर एक सरफेस टेंशन लग रहा होगा, इधर वाला लिक्विड, इधर वाली आधे आधे लिक्विड को ये इधर वाला लिक्विड सरफेस टेंशन से बाहर की तरफ खींच रहा होगा। बताइए, खींच रहा है। ये हो गया हमारा एफ एस, मान लेते हैं ये सरफेस टेंशन फोर्स है।
सही है। अब प्रेशर आउटसाइड मान लीजिए यहां पर कुछ प्रेशर है, मान लो पी नोट प्रेशर है बाहर, उसमें एरिया से इनटू कर दे तो ये प्रेशर क्या करेगा, इधर फोर्स लगाएगा, इधर फोर्स लगाएगा। बताइए, अब इसकी जरूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये समझ में आया कि जो हम हाफ ड्रॉप बना रहे हैं, जो हाफ ड्रॉप बना रहे हैं उस पर फोर्स कैसे लग रहा है, ये सरफेस टेंशन जो फोर्स लग रहा है वो इधर वाला लिक्विड, आधा लिक्विड इसको बाहर की तरफ खींच रहा है, और ये जो फोर्स लगता है हमेशा सरफेस पे लगता है। मान लो कोई लेंथ, यानी ये क्या है, सरफेस पे कोई ये पिन पड़ी हुई है तो इसके अपोजिट ये फोर्स लगाएगा। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास पूरी ड्रॉप है, उसका सरफेस एरिया यानी कि जो सरफेस है, सरकमफेरेंस है, उस पर फोर्स लग रहा होगा, दूसरा लिक्विड लगा रहा होगा। अब हमने देखा कि आउटसाइड प्रेशर पी नोट है और इसका एरिया क्या है, मान लेते हैं सर्कल का एरिया ए है, तो प्रोजेक्टेड एरिया लिया जाता है हमेशा। हम जो एरिया लेंगे वो प्रोजेक्टेड लेंगे, ध्यान रखो। जब सरफेस, यदि हम स्फीयर को तोड़ देंगे, स्फीयर को तोड़ देंगे, देखो ऐसे मान लो ये आप इधर से देखोगे तो ये गोल है, स्फीयर स्फेरिकल टाइप है कैप। यदि आप सामने से देखोगे तो एक सर्कल दिखाई देगा, भाई सामने से देखो तो एक सर्कल दिखाई देगा। तो ये होता है प्रोजेक्टेड एरिया, यानी हम स्फीयर को सामने से देखें तो इसका प्रोजेक्शन जो आएगा वो एक सर्कल आएगा। तो एरिया हम जो लेंगे वो प्रोजेक्टेड एरिया लेंगे, यानी कि सर्कल का एरिया लेंगे। ठीक है सर, इधर से एक फोर्स लग गया। अब सोचो इसके अंदर प्रेशर पी है, पी आई है, इसके अंदर प्रेशर है, तो ये भी तो प्रेशर अंदर की तरफ पी आई इंटू ए फोर्स लगा रहा होगा। बताइए, लगा रहा होगा नहीं लगा रहा होगा, ये हो जाएगा इसका एफ बी डी, एफ बी डी फ्री बॉडी डायग्राम। आधी ड्रॉप का एफ बी डी ये हो जाएगा। बताइए कोई समस्या या परेशानी। इनसाइड प्रेशर इसको अंदर की तरफ धकेलना होगा, आउटसाइड प्रेशर इसको इधर धकेलना होगा, एक सरफेस फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है। अब इनको बैलेंस कर लो, इनको एक बैलेंस कर लो, फोर्स को हम जीरो कर लेते हैं। देखो इधर तरफ फोर्स लगने वाले कौन से हैं, पहले ये देख लो, ये इधर पी आई इंटू ए लग रहा है इक्वल टू, बाकी इधर लग रहा है एफ एस हो गया इंटू पी नोट ए हो गया। देखो पी नोट इधर लाओ, ये हो जाएगा पी आई माइनस पी नोट, एरिया बाहर आ जाएगा। एफ एस सरफेस टेंशन फोर्स जो होता है, ये फोर्स जो होता है ये होता है आपका सरफेस टेंशन इक्वल टू 1 अपॉन लेंथ। लेंथ यहाँ क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी पेरीफेरी, पूरी पेरीफेरी पे लग रहा है ना, तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई आर, 2 पाई आर पेरीफेरी 2 पाई आर। यहाँ से एफ एस निकालो, यहाँ से हम एफ एस निकालते हैं तो ये हो जाएगा टी इंटू 2 पाई आर हो जाएगा। बताइए, एफ एस की जगह पर रख दो टी इंटू 2 पाई आर इंटू तीन, क्या यहाँ क्या बच रहा है, अरे यार ये ऐसे था ना, एफ एस प्लस पी नोट ए है ना, हाँ तभी तो कहूंगा इंटू कहां से हो गया, ये इधर आ गया, ये हो गया। अब यहां से देखो पी आई निकालना है आपको, पी आई माइनस पी नोट, एरिया रख दो। एरिया क्या है, एरिया इस बार लेंगे प्रोजेक्टेड एरिया। सर्कल का एरिया क्या होता है बताइए, रेडियस आर है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। एरिया बताइए हो जाएगा, तो यहां रख देंगे हम पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर ओके, टी इंटू 2 पाई आर। अब यहां से देखो क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, देखो पाई से तो पाई गया, एक आर से ये स्क्वायर चला गया ओके। अब देखो यहाँ क्या बच रहा है, इधर बच रहा है 2t और इधर बचा है आर, तो यहां से आ जाएगा आपका पी आई माइनस पी नोट इक्वल टू 2t बाई आर, ये आ जाएगा। यही तो मैंने निकालना था, यही तो आपका सरफेस एनर्जी से भी तो यही फॉर्मूला आया था। बताइए आ जाएगा समझ में। ये दूसरा मेथड है हमारा, एफबीडी बनाओ, आधी ड्रॉप की एफबीडी बनाओ, आधी ड्रॉप की एफबीडी बनाओ, और दोनों जो भी फोर्स लग रहे हैं उनको देखो और फोर्स को इक्वल कर दो। भाई राइट साइड में फोर्स लगने वाले दो फोर्स है, एफ नॉट ए और एफ एस, और लेफ्ट साइड की तरफ लग रहा है फोर्स पी आई टू ए, तो ये बैलेंस कर देंगे एक दूसरे को। बैलेंस जब करोगे तो यहां से आ जाएगा 2t बाई आर। और ये ध्यान रखना है एरिया स्फीयर का नहीं रखना है, गलती हो जाएगी, एरिया स्फीयर का रखोगे तो 4 पाई आर स्क्वायर, 4 टाइम वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, नहीं ये प्रोजेक्टेड एरिया ले, हमेशा जो प्रेशर होता है वो प्रोजेक्टेड एरिया पर लगता है, ध्यान रखना इस बात को। हो जाएगा, बताइए हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप।
अब हम बात करेंगे एक्सेस प्रेशर इन अ सोप बबल, जिसमें हमारे सरफेस एरिया दोगुने हो जाते हैं, यानी 2 टाइम्स सरफेस एरिया हो जाता है। तो हम बात करेंगे एक्सेस प्रेशर, एक्सेस प्रेशर इन अ सोप बबल। सोप बबल की बात करेंगे, चलिए देखते हैं भाई इसमें क्या आता है। देखो बनाते हैं इसका डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले देखो, मान लो ये एक सोप बबल है, ध्यान रखना एक बात, ये सोप बबल है। अब हमने एक चीज देखी कि जो सोप बबल होता है उसके दो सरफेस होते हैं, कुछ इस तरीके से देख लीजिए। ठीक है, इस तरीके से देखिए। और ये जो परत होती है, ये जो परत होती है इसकी बहुत ही छोटी होती है, तो हम क्या करते हैं भाई, इसकी रेडियस हम आर ही मानते हैं, दोनों की रेडियस आर ही मानते हैं। सही है। ये एक सोप बबल है जिसमें दो सरफेस हैं, उस जो सरफेस है उसकी थिकनेस बहुत माइनर है, बहुत ही माइनर है, लेकिन थिकनेस है तो सही, तभी तो दो सरफेस है। देखो अंदर एयर है, बाहर एयर है, सोप बबल की बात कर रहे हो, यहाँ लिक्विड है, यहाँ लिक्विड है। तो हमें ये देखेंगे भाई कि बाहर तो पी नॉट स्क्वायर, सॉरी पी नॉट है प्रेशर, बाहर पी नॉट प्रेशर है। आप सोचिए पी नॉट है, हमने कहा था कि जैसे ही हम अंदर जाते हैं, इसमें स्फीयर में अंदर जाते हैं, तो हमारा प्रेशर क्या इंक्रीज हो जाता है, कितना हो जाता है प्रेशर इंक्रीज, प्रेशर हो जाता है हमारा, पहले पी नॉट था, अब इंक्रीज हो जाएगा 2T/R, 2T/R हो जाएगा। भाई प्रेशर जैसे ही हम मेनिस्कस के अंदर जाते हैं, प्रेशर इंक्रीज हो जाता था 2T/R, पहले आउटसाइड पे ही नोट है, तो 2T/R इंक्रीज हो गया, तो इस मेनिस्कस के अंदर जाएंगे, एक सरफेस एरिया के अंदर, एक सरफेस के अंदर जाएंगे, तो 2T/P0 प्लस 2T/R हो जाएगा। अब ऐसे ही फिर से अंदर जाएंगे, तो अब P0 प्लस 2T/R तो था, अब 2T/R से और इंक्रीज हो गया। देखो आउटसाइड प्रेशर क्या है, P0 है, मेनिस्कस के अंदर गए, 2T/R से प्रेशर इंक्रीज हुआ, फिर से मेनिस्कस के अंदर गए, फिर से 2T/R इंक्रीज हुआ। अब यहां से देखेंगे ये तो प्रेशर इनसाइड है, ये प्रेशर इनसाइड है, तो यहां से देखेंगे कि जो प्रेशर इनसाइड आया वो आ गया आपका P0 प्लस 2T/R प्लस 2T/R। सही है। पी आई इक्वल्स टू पी नॉट प्लस ये हो जाएगा 2T 4T/R। ओके, तो यहां से प्रेशर निकालोगे, प्रेशर एक्सेस प्रेशर निकालोगे, पी आई माइनस पी नॉट, तो ये हो जाएगा 4T/R। बताइए, सिंपल है ना, कंसेप्ट समझ गए, फिर तो ये सिंपल है। बताइए हो जाएगा कि सर ये तो चलो ठीक है, आपने शॉर्टकट कर दिया, क्या यार लॉन्ग कट से भी कर सकते हैं आपको, आप सरफेस एनर्जी एनर्जी लगा लो, मेथड लगा लो, या फिर दूसरा वाला एफबीडी बहुत सबसे अच्छा रहेगा। सबसे दूसरा वाला जो है, देखो दूसरा वाला जो मेथड हमने बताया वो सबसे बेस्ट रहेगा, ये वाला इसके लिए। वो तो मेथड इसी, ये मेथड तो इसी के लिए बना है। देखो कैसे, क्योंकि भाई एक सरफेस है, एक इसके साथ एक और सरफेस होगा, एक और सरफेस होगा, इस तरीके से भाई दो सरफेस है ना, यहां पर भी एक सर फोर्स लग रहा होगा बाहर की तरफ, देखो कैसे, इस पे भी फोर्स लग रहा होगा ना, एफ एस, ये जो एफ एस है, एफ एस, अभी हम यहां करेंगे तो ये फोर्स क्या हो जाएगा, यहाँ फोर्स हो जाएगा 2 टाइम्स, यहाँ फोर्स 2 टाइम्स हो जाएगा, तो ये वैल्यू 2 टाइम्स आएगी, ये वैल्यू 2 टाइम्स आएगी, 2 × 4, ये 4 हो जाएगा। बताइए हो गया सिंपल, कुछ नहीं कर देना था। ठीक, ये एफबीडी वाला तो और इफेक्टिव है इसके लिए। चलिए ये समझ में आया कि भाई एक्सेस प्रेशर इन अ सोप बबल किस तरीके से हमने निकाला है। और इसका देखो, इस वाले कंसेप्ट का हम आगे क्वेश्चनों में बहुत अच्छा यूज करेंगे। हम फंस जाए किसी बड़े बड़े क्वेश्चनों में फंस जाते हैं, तो ये जो अप्रोच है कि मिनिस्कस के अंदर जाने से, मिनिस्कस के अंदर जाने से 2T/R प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, और जैसे ही बाहर आएंगे तो 2T/R प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। तो इस कंसेप्ट का हम बहुत अंदर यूज करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम बात कर लेते हैं, ये जो पॉइंट हमने लिखा है इसको लिख लीजिए आप, इसको बुलेट पॉइंट में लिख लीजिए। सही है। when we
मूव inside the meniscus, inside the meniscus, the pressure is increased by increased by 2t 2t by r. ओके, लिख लीजिए इसको. When we move inside the meniscus, the pressure is increased by 2t r. जैसे ही meniscus में हम अंदर की तरफ मूव करेंगे, जो प्रेशर है वो 2t by r से इंक्रीज हो जाएगा. ओके, चलिए अब देखो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, उसको करने की कोशिश करो. ठीक है, काफी सिंपल क्वेश्चन है. चलिए चलिए, इसमें है नहीं वो क्वेश्चन, मैं लिख देता हूं. ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, बताइए, उसका आंसर बताना है. When the size of drop increased, यदि हम साइज यानी कि ड्रॉप का साइज इंक्रीज कर दिए जाए, यदि हम साइज ऑफ ड्रॉप बढ़ा देते हैं, साइज ऑफ ड्रॉप इंक्रीज कर देते हैं, देन प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप, आपको बताना है इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा. ऑप्शन है आपके पास, इंक्रीज, बी डिक्रीज, तीसरा है रिमेन कांस्टेंट. ओके, चौथा है आपका कैन नॉट बी डिटरमाइन. ओके, ये बताना है. चलो क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन करेंगे. बहुत ही सिंपल है भाई, कि व्हेन साइज ऑफ ड्रॉप इंक्रीज्ड देन प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप. तो हमारे पास फॉर्मूला है एक्सेस प्रेशर का. बताइए भाई, हमारे पास प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, पी आई माइनस पी नॉट इक्वल टू 2t बाई आर. ओके, तो पी आई निकालोगे, इनसाइड प्रेशर निकालोगे तो पी नॉट प्लस 2t बाई आर, ये फॉर्मूला है. भाई पी नॉट क्या है, आउटसाइड प्रेशर है, कांस्टेंट है. तो हम साइज बढ़ा रहे हैं. देखो, साइज ऑफ ड्रॉप इंक्रीज यानी कि रेडियस बढ़ गई होगी, रेडियस को बढ़ा दोगे. भाई साइज बढ़ा रहे हो, ड्रॉप का साइज बढ़ा रहे हो, दैट मींस यू आर इंक्रीजिंग द रेडियस ऑफ ड्रॉप. रेडियस बढ़ाओगे, रेडियस देखो इसमें डिनोमिनेटर में है, रेडियस इंक्रीज कराओगे तो ये टोटल वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी. बताइए भाई, डिनोमिनेटर में रेडियस को इंक्रीज करोगे तो ये पूरी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी. अब यहां से आप देखोगे तो प्रेशर तो डिक्रीज होगा ना, प्रेशर आई क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा. प्रेशर आई डिक्रीज हो जाएगा. जैसे ही उसका रेडियस बढ़ाते जाओगे इनसाइड प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होता चला जाएगा. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, डिक्रीज हो जाएगा. सही है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. ये तो होगी भाई हमारी बात एक्सेस प्रेशर के बारे में. अब कुछ आगे बढ़ते हैं. अब बात करते हैं हम, एक बेहतरीन टॉपिक है कॉन्टैक्ट एंगल. हेडिंग डालेंगे कॉन्टैक्ट एंगल. कॉन्टैक्ट एंगल इसका यूज करेंगे हम. सबसे अच्छा यूज होगा इसका कैपिलरी राइज और कैपिलरी फॉल. इसके बाद जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, कॉन्टैक्ट एंगल.
तो इसका डेफिनेशन देखते हैं, ये होता क्या है। कॉन्टैक्ट एंगल किन किन बीच के बीच में होता है भाई, कहां कहां होता है? तो ये होता है एंगल बिटवीन टेंजेंट ऑन सॉलिड एंड टेंजेंट ऑन लिक्विड सरफेस। लिक्विड सरफेस, लिक्विड सरफेस, एंगल बिटवीन टेंजेंट ऑन सॉलिड एंड टेंजेंट ऑन लिक्विड सरफेस। यानी कि लिक्विड सरफेस पे एक टेंजेंट खींचोगे और एक सॉलिड पे टेंजेंट खींचोगे, उनके बीच का जो एंगल होगा वो होगा आपका कॉन्टैक्ट एंगल। ओके, देखेंगे इसको ड्रॉ करके देखेंगे, पहले डेफिनेशन लिखो। और क्या करते हैं, जो टेंजेंट ड्रॉन होता है, टेंजेंट ड्रॉन होता है वो होता है, देखो, टेंजेंट ड्रॉन अवे अवे फ्रॉम द सॉलिड। देखेंगे इनको, देखो जो भी मैं पॉइंट लिखा रहा हूं इनको एक्सप्लेन करेंगे। अवे फ्रॉम द सॉलिड एंड टूवर्ड्स द लिक्विड, टूवर्ड्स द लिक्विड, टूवर्ड्स द लिक्विड। इसको आप लिख लो। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, ये क्या कह रहा है कि भाई हम दो टेंजेंट खींचेंगे, एक सॉलिड पे टेंजेंट खींचेंगे और एक लिक्विड सरफेस पे टेंजेंट खींचेंगे, और उन दोनों के बीच में जो एंगल आएगा उसको हम कॉन्टैक्ट एंगल बोलते हैं। चलो कैसे, चलो देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक टैंक है, एक ये टैंक है। ओके, चलो यहां बनाते हैं, ये टैंक है, हमने इसमें एक ट्यूब डाल दिया, ट्यूब डाला। ओके, जैसे ही इसमें ट्यूब डाला तो इसमें क्या होगा कि कैपिलरी राइज होगा, यानी कि वाटर जो है, वाटर हो गया। चलो हम फिलहाल वाटर का ले लेते हैं, हम ले लेते हैं एग्जांपल, वाटर और गिलास का ले लेते हैं, वाटर एंड गिलास का एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें क्या होता है, कैपिलरी राइज होता है। ये भी देखेंगे कैपिलरी राइज क्यों होता है क्यों नहीं होता है। पहले हम मान लेते हैं कि भाई इसमें वाटर इंक्रीज हो गया, ये वाटर है इसमें, ट्यूब में या एच हाइट तक वाटर इंक्रीज हो गया। ओके, जब ये वाटर इंक्रीज होता है ना, तो ये जो फ्लैट है, ये सरफेस फ्लैट नहीं रहता, ये क्या होता है, इस तरीके से इस पर लिक्विड चिपक जाता है, इस तरीके से लिक्विड चिपक जाता है। जब भी वाटर राइज होता है तो लिक्विड क्या होता है, गिलास से चिपक जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें कोहेसिव यानी कि अडहेसिव फोर्स बिटवीन वाटर एंड ग्लास इज मोर देन द कोहेसिव फोर्स बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स। कि सर ये क्या बोल दिया, चलो इसके बारे में भी देखेंगे। फिलहाल हम ये देखते हैं कि भाई हमारे पास कैपिलरी राइज हुआ है, इस तरीके से कैपिलरी राइज हुआ है। क्यों हुआ है ये देखेंगे, पहले हम कॉन्टैक्ट एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, तो पहले कॉन्टैक्ट एंगल के बारे में देख लेते हैं। सही है, इस तरीके से यहाँ लिक्विड इस पे ट्यूब पर चिपक गया है, इसमें भी वाटर भर गया है। चलिए ये कंडीशन हमारे पास बनी लिक्विड राइज में। यहां आप देखोगे कि देखो ये सॉलिड है, यानी कि ये गिलास की नली है, ट्यूब है, तो ये एक सॉलिड है। तो हमने क्या कहा, एक टेंजेंट खींचना है सॉलिड के। तो देखो ये तो पैरेलल है, ये तो सीधी वर्टिकल है, तो इस पर टेंजेंट तो सिंपल ऐसे ही आएगा भाई, इसका टेंजेंट तो यही आएगा, टेंजेंट ये आ गया, सॉलिड पे हमने टेंजेंट खींच दिया। अब उन्होंने कहा कि टेंजेंट खींचना है लिक्विड पर, लिक्विड पर भाई ये लिक्विड है, लिक्विड का सरफेस है, इस पर टेंजेंट खींचना है। ओके, ये लिक्विड पर हमने टेंजेंट खींच दिया, यहां से जाता हुआ सही से खींचते हैं। ठीक है, ये कॉन्टेक्ट हो गया, यहां से हमने इस तरीके से एक टेंजेंट खींचा। सही है, ये हो गया हमारा टेंजेंट ऑन लिक्विड। अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है सर इन दोनों के बीच का एंगल ही हमारा कॉन्टैक्ट एंगल है। ये हमारा टेंजेंट हो गया ऑन सॉलिड, टेंजेंट ऑन सॉलिड, और ये हो गया हमारा टेंजेंट ऑन लिक्विड, लिक्विड। सही है, तो ये जो एंगल होगा, देखो
क्या कहा हमने, पहली डेफिनेशन पढ़ो, कौन यानी कि एंगल बिटवीन टेंजेंट ऑन सॉलिड एंड टेंजेंट ऑन लिक्विड सरफेस, नहीं खींच लिया, सही है, यही तो लिक्विड का सरफेस है भाई, इस तरीके से लिक्विड उठ गया, अब इस पर टेंजेंट खींचोगे, आप इस पर टेंजेंट खींचते हो तो कुछ इस तरीके से खींचते हो ना, यूं, ओके, तो हमने इस तरीके से एक टेंजेंट खींच लिया, अब इन दोनों के बीच में एंगल हो गया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि सर टेंजेंट खींच रहे हो, सही है, टेंजेंट खींचा, ठीक है आपने, पर ये जो आपने इधर बढ़ा दिया, आप इधर भी तो बढ़ा सकते थे, इधर भी तो बढ़ा सकते थे आप, अब ये सरफेस हो गया, ये टेंजेंट हो गया, ये एंगल ले लो, ये एंगल ले लो, इसे नहीं लेंगे, इसे नहीं लेंगे, देखो एक्चुअल में देखा जाए तो ये अभी फिलहाल बराबर होगा, लेकिन हम इस तरीके से काम नहीं करेगा, ये टेंजेंट इस तरीके से काम नहीं करेगा। अब यहां से पढ़िए आप दूसरी लाइन, दूसरी लाइन क्या है, टेंजेंट ड्रॉन अवे फ्रॉम द सॉलिड एंड टूवर्ड्स द लिक्विड, टूवर्ड्स द लिक्विड, देखो ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, यहां से अवे, भाई इधर हम खींच देंगे तो ये तो टूवर्ड्स द सॉलिड हो जाएगा ना, ये तो टूवर्ड्स सॉलिड हो जाएगा, हमें क्या खींचना है, हमें अवे द सॉलिड खींचना है, अवे, यहां से जाता हुआ, और यहां पर सब लिक्विड भरा हुआ है तो लिक्विड की तरफ, अवे फ्रॉम द सॉलिड एंड टूवर्ड्स द लिक्विड, इसीलिए हमने ये इधर खींचा है, इधर खींचा है। अब इन दोनों के बीच में एंगल जो होगा वो होगा आपका थीटा, जिसे हम डिनोट करते हैं कॉन्टैक्ट एंगल से, सही है, कॉन्टैक्ट एंगल से। ये हो गया आपका कैपिलरी राइज का, ये हो गया कैपिलरी राइज का। अब कभी कभी कैपिलरी फॉल देखने को मिल जाता है, जैसे हम किसी मरकरी में ग्लास ट्यूब डाल दें, मरकरी में ग्लास ट्यूब डालते हैं, तो वहां पर हमें देखने को मिलता है कैपिलरी फॉल, तो उस कैपिलरी फॉल में कॉन्टैक्ट एंगल क्या होगा, देखो आप यहां से एक चीज देखो, कैपिलरी राइज हो रहा है, ये होता है भाई कैपिलरी राइज, कैपिलरी राइज, कैपिलरी राइज, यहां आप एक थीटा देखोगे, यहां थीटा देखोगे तो ये 90 से कम है, सोचो देखो ना, ध्यान दो, यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट एंगल है वो 90 से कम है, 90 से ज्यादा होता या 90 होता तो काफी ज्यादा होता, 90 यहाँ होगा, 90 से ज्यादा होगा, ये एंगल होगा, ये क्या है, एंगल हमारा जो है 90 से कम है, एंगल है हमारा 90 से कम, 90 से कम, तो यहां से ध्यान देंगे, ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी हमारा कैपिलरी राइज होगा, जब भी कैपिलरी राइज होगा तो कॉन्टैक्ट एंगल हमारा 90 डिग्री से कम होना चाहिए, 90 डिग्री से कम होना चाहिए, भाई हमने देखा, सही है। अब बात करते हैं हम कैपिलरी फॉल की, कैपिलरी फॉल की, कैपिलरी फॉल, ओके, कैपिलरी फॉल किसमें देखने को मिलेगा हमें, ये देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा हमारा मरकरी, मरकरी एंड गिलास के बीच में, मरकरी एंड गिलास के बीच में, देखो हम बना लेते हैं, यहां पर बना लेते हैं कि ये हमने बना लिया इस तरीके से कंटेनर, इसमें मरकरी भर दिया हमने, मरकरी डाल दिया, ओके, ये हमने मरकरी डाल दिया, अब इसमें हम गिलास ट्यूब डालेंगे, इसमें एक गिलास ट्यूब डालते हैं, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से गिलास ट्यूब डालते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि भाई इसमें क्या होता है, इसमें कैपिलरी फॉल होता है नीचे की तरफ, वाटर उसमें ऊपर जा रहा था, इसमें नीचे की तरफ जाता है, लेकिन ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है यहां बात करें तो ये कुछ इस तरीके से डिप हो जाता है, कुछ इस तरीके से डिप हो जाता है, सारी चीजें क्लियर होंगी, टेंशन मत लो कि ये सर डिप क्यों होता है, हम सारी चीजें कंप्लीट करेंगे, अभी फिलहाल बात कर रहे हैं हम कॉन्टैक्ट एंगल पर, तो हम किस तरीके से कॉन्टैक्ट एंगल ड्रॉ करते हैं, ये हमारा अभी फिलहाल मेन टॉपिक है। इस तरीके से डिप हो जाएगी, इसमें मरकरी भरी हुई है, ये आपकी मरकरी है और ये गिलास ट्यूब हो गया, ओके, तो कुछ इस तरीके से डिप हो जाता है, हमारा जो कैपिलरी फॉल देखने को मिलता है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, कैपिलरी में नीचे की तरफ लिक्विड भर जाता है और यहां से ये जो सरफेस है वो इस तरीके से कॉनकेव टाइप का बन जाता है, कॉन्वेक्स टाइप का बन जाता है, कॉन्वेक्स टाइप, कॉन्वेक्स टाइप मेनिस्कस बन जाता है,
ओके, चलिए अब यहां अलग बना के देख लेते हैं इस कंडीशन को। देखो ये ट्यूब हो गई, सही है। मरकरी क्या हुआ, इस तरीके से, इस तरीके से मरकरी ने सरफेस को बना लिया। अब यहां से देखो कॉन्टेक्ट एंगल कैसे ड्रॉ करेंगे। देखो ये तो सॉलिड है, सॉलिड के, सॉलिड पर एक टेंजेंट खींचा हमने, भाई ठीक है खींच दिया, ये टेंजेंट सॉलिड पर खींच गया, क्योंकि ये तो एक सीधी वर्टिकल लाइन है तो इसका टेंजेंट वर्टिकली आएगा। ओके, अब सॉलिड पर, अब यानी कि अब लिक्विड पर खींचना है, लिक्विड पर क्या खींचना है हमें, टेंजेंट। देखो लिक्विड पर टेंजेंट कुछ इस तरीके से खींचोगे, इस तरीके से खींच जाएगा, इस तरीके से खींच जाएगा। देखो ये है ना लिक्विड सरफेस, तो इस पर टेंजेंट कुछ इस तरीके से खींचेगा। अब हमने क्या किया कि सर जो टेंजेंट हम लिक्विड पर खींचते हैं वो अवे फ्रॉम द सॉलिड होता है, यानी कि सॉलिड से दूर की तरफ होता है, ये इधर नहीं होता, टूवर्ड द सॉलिड नहीं होता है। तो क्या करेंगे हम, इसको मिटा देंगे, इसको हम मिटा देंगे। सही है, बात समझ में आई भाई, क्यों, ये इस तरीके से, तो टूवर्ड द सॉलिड हो गया, ये हो गया, और लिक्विड, लिक्विड की तरफ, लिक्विड का सरफेस ये है ना, तो ये दूर। तो अब इन दोनों के बीच का एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल, ये जो एंगल है, ये यहां ये वाला एंगल, देखो सॉलिड से लिक्विड की तरफ भी खींचना है, ये वाला, ये सॉलिड पे परपेंडिकुलर रहा, सॉरी सॉलिड के पैरेलल रहा, लेकिन ये जो सॉलिड के पैरेलल है, देखो ऊपर भी जा सकता है, इधर तो लिक्विड है नहीं, टूवर्ड्स द लिक्विड ही ध्यान देना है, टूवर्ड्स द लिक्विड, लिक्विड की तरफ, और ये हमारा सॉलिड से अवे, सॉलिड से अवे हो गया। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है ये हमारा थीटा बन गया, ये हमारा थीटा बन गया, ये एंगल हमारा क्या होगा, कॉन्टैक्ट एंगल होगा। यहां पर एंगल जो होगा आपका थीटा, ये होगा कॉन्टैक्ट एंगल, कॉन्टैक्ट एंगल। ओके, अब देखो यहां से आप एक चीज ध्यान दो कि जो थीटा है वो थीटा वो 90 डिग्री से ज्यादा है, 90 डिग्री से क्या है, ज्यादा है, कि सर थीटा जो है वो 90 डिग्री से ज्यादा है, यानी कि एंगल क्या है हमारा, ऑब्ट्यूस है, ऑब्ट्यूस एंगल है, उसमें एक्यूट एंगल था, यानी कि थीटा इज ग्रेटर देन 90। यानी कि हमें ध्यान ये देने वाली बात है कि भाई जैसे हम कैपिलरी फॉल करते हैं, कैपिलरी फॉल, इसके कैपिलरी फॉल हुआ ना, कैपिलरी फॉल करते हैं तो कॉन्टैक्ट एंगल 90 डिग्री से ज्यादा बनता है। कैपिलरी जब राइज होता है, कैपिलरी राइज होता है तो उसकी कंडीशन में कॉन्टैक्ट एंगल हमारा लेस देन 90 डिग्री मिलता है। ओके, चलो ये तो सर आपने बता दिया कॉन्टैक्ट एंगल ड्रॉ कैसे करते हैं। फॉल में हमारा 90 डिग्री, यानी कॉन्टैक्ट एंगल 90 डिग्री से ज्यादा आता है, और राइज में 90 डिग्री से कम आता है, ये तो समझ में आता है। सही, अब बात करते हैं कि कैपिलरी फॉल होता क्यों है और कैपिलरी राइज होता क्यों। चलिए फिलहाल हम ये देखते हैं, जो कॉन्टैक्ट हमने निकाला ये वाटर एंड गिलास के लिए, वाटर एंड गिलास के लिए ये होता है थीटा 0 डिग्री। और हम मरकरी की बात करें, मरकरी एंड गिलास की बात करें, ये होता है हमारा थीटा इक्वल टू 137 डिग्री, यानी कि मरकरी के केस में थीटा ज्यादा है 90 डिग्री से, तो इसमें फॉल होगा। चलिए फिलहाल क्या करते हैं, देखो वाटर की बात करते हैं, वाटर की बात करते हैं और गिलास की बात करते हैं, गिलास की बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है, वाटर और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में देखोगे, वाटर और वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में देखोगे तो फोर्स होगा हमारा कोहेसिव फोर्स, वाटर और वाटर के बीच में हमारा कोहेसिव फोर्स होगा। और वाटर और गिलास के बीच में यानी कि अलग अलग इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, यानी कि दो अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है वो लगता है हमारा अडहेसिव फोर्स, यानी कि जो फोर्स होगा हमारा वाटर और गिलास के बीच में ये कोहेसिव फोर्स हो जाएगा, सॉरी अडहेसिव फोर्स हो जाएगा। ये अडहेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स की मैंने सबसे पहले बात करी थी जब सरफेस टेंशन पढ़ाया था। ओके, ये हो जाएगा आपका कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स। अब यहां हम जब देखते हैं, इन दोनों को देखते हैं, तो इसमें क्या आता है कि जो हमारा ये जो वाटर वाला यानी कोहेसिव फोर्स है वो लेस देन होता है
अडहेसिव फोर्स है, यानी कि अडहेसिव फोर्स वाटर और गिलास की कंडीशन में अडहेसिव फोर्स कुछ ज्यादा होता है। अडहेसिव फोर्स क्या होता है? ज्यादा होता है। ये आप केमिस्ट्री से देखोगे, उनकी बॉन्डिंग के बीच में इसी तरह की बॉन्डिंग होती है। ओके, इसमें गिलास में और वाटर में इस तरह की बॉन्डिंग होती है कि जो अडहेसिव फोर्स होता है वो ज्यादा होता है और कोहेसिव फोर्स कम होता है। कोहेसिव फोर्स कम होता है। तो हम ये देखेंगे कि भाई अडहेसिव फोर्स जब ज्यादा है, हमने जब नली हमने वाटर में, गिलास की नली को वाटर में डाला तो क्या हो गया, ये हमारा जो सरफेस है वो फ्लैट नहीं रहा। क्या हुआ, ये जो वाटर के मॉलिक्यूल, यानी कि जो वाटर का सरफेस है इसके ऊपर वाटर चिपक गया हमारा, क्योंकि क्या हो गया भाई, अडहेशन ज्यादा है मॉलिक्यूल्स में, यानी गिलास और वाटर के बीच में अडहेशन ज्यादा है। तो ये क्या हो गया, ये गिलास पर वाटर के मॉलिक्यूल्स चिपक गए, ऊपर की तरफ चिपक गया, ये चिपक गए। अब जैसे ही इसमें वाटर इंक्रीज हुआ इस तरीके से, तो इस तरीके से ये मेनिस्कस बना लेगा, इसमें ऊपर की तरफ वाटर इंक्रीज हो जाएगा। कैपिलरी फॉल या कैपिलरी राइज क्यों होता है, अभी फिलहाल वो नहीं देख रहे, हम क्या देख रहे हैं, ये मेनिस्कस क्यों, ये क्यों बन रहा है, ये इसीलिए बन रहा है, ये मेनिस्कस इसीलिए बन रहा है, इसको बोलते हैं हम कॉनकेव मेनिस्कस। मेनिस्कस कब बनता है, जब हमारा सॉलिड हो गया और लिक्विड के बीच में अडहेसिव फोर्स ज्यादा होता है। इस केस में अडहेसिव फोर्स ज्यादा है, तो मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, दो डिफरेंट, एक सॉलिड हो गया, एक लिक्विड हो गया, उन दोनों के मॉलिक्यूल्स ज्यादा फोर्स से चिपके हुए हैं, यानी कि ये गिलास से चिपक जाएंगे और इस तरीके से ये ऊपर की तरफ उठ जाएंगे, ऐसे ही अंदर होगा, अंदर भी ऐसे ही चिपक उठ जाएंगे, क्योंकि यहां पर क्या है, ये लिक्विड है, ये गिलास है, तो इसकी तरफ ऊपर की तरफ, सरफेस पर ऊपर की तरफ चिपक जाएंगे इस तरीके से। इसीलिए ये जो बनता है, ये कॉनकेव मेनिस्कस बन जाता है यहां पर, और अंदर भी कॉनकेव मेनिस्कस बन जाएगा। सही है। क्यों होता है ये, कि भाई अडहेसिव फोर्स गिलास और वाटर के बीच में अडहेसिव फोर्स ज्यादा है। अब इसी को बात करें हम मरकरी और गिलास के बीच में, बात करते हैं हम मरकरी और गिलास के बीच में, मरकरी एंड गिलास के बीच में। तो मरकरी और मरकरी के बीच में दोनों कोहेसिव फोर्स होगा, मरकरी और मरकरी मॉलिक्यूल्स के बीच में कोहेसिव फोर्स होगा, और मरकरी और गिलास के बीच में अडहेसिव फोर्स होगा। अब इसमें क्या होता है, इसमें कोहेसिव फोर्स ज्यादा होता है। कि सर ये कैसे बता रहे हो, देखो इनकी बॉन्डिंग ही इस हिसाब से है कि मरकरी जो है वो खुद के मॉलिक्यूल्स के साथ कोहेसिव फोर्स जो रहता है उसका वो स्ट्रॉन्ग रहता है। मरकरी के केस में खुद के मॉलिक्यूल्स के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाता है मरकरी, जिससे उसका कोहेसिव फोर्स ज्यादा होता है। ओके, एज कंपेयर टू द अडहेसिव फोर्स। अब जब हम कोई गिलास की नली है, हम यदि डालते हैं मरकरी में, मरकरी इस तरीके से भरा हुआ है, ठीक है, यदि इसमें हम गिलास ट्यूब डालते हैं, सही है, तो क्या होता है कि ये जो मरकरी के मॉलिक्यूल्स हैं ये खुद से ही चिपकते चले जाते हैं। क्या करते हैं, ये खुद से ही चिपकने चले जाते हैं। अब ये गिलास से नहीं चिपकते, गिलास को भिगोते नहीं है, गिलास से नहीं चिपकते, गिलास से चिपकते तो ऊपर की तरफ जाते, या इससे चिपक जाते। ये क्या हुआ, ये खुद से चिपकने की कोशिश करते हैं, खुद के मॉलिक्यूल से चिपकने की कोशिश करते हैं, इसीलिए ये क्या होता है, नीचे डिप्रेस हो जाता है। हमारा जो मरकरी है वो नीचे की तरफ डिप्रेस हो जाता है इस तरीके अंदर। इसमें भाई आपने ट्यूब डाला, तो ट्यूब डालोगे तो मॉलिक्यूल्स तो इससे चिपकने चाहिए थे, ऊपर की तरफ आने चाहिए थे, सरफेस पे चिपकने चाहिए, नहीं, सरफेस पे नहीं चिपके। इसने कहा कि भाई ये है, देखो इस तरीके से मॉलिक्यूल डाला तो ये नीचे की तरफ इस तरीके से ये डाला, नीचे की तरफ सिकुड़ते चले गए। क्यों, क्योंकि इनके बीच में कोई फोर्स ज्यादा है, ये दब गया नीचे की तरफ। तो कुछ इस तरीके से अंदर इसमें कैपिलरी डाउन हो जाएगा, कैपिलरी फॉल हो जाएगा। इसीलिए ये जो बनता है, ये इसको बोलते हैं हम कॉन्वेक्स मेनिस्कस। क्यों होता है, क्योंकि कोहेसिव फोर्स मरकरी के बीच में ज्यादा होता है। उस कंडीशन में जो कॉनकेव मेनिस्कस बन रहा था, उसमें क्या होता है, उसमें वाटर और गिलास में अडहेसिव फोर्स ज्यादा होता है। सही है। चलिए अब बात करते हैं
कि सर फॉर्मूला फॉर्मूला क्या रहेगा, फॉर्मूला क्या रहेगा हमारा किसका, कैपिलरी राइज का। कैपिलरी राइज के लिए फॉर्मूला निकालेंगे हम, कैपिलरी फॉल में सिर्फ माइनस लग जाता है, ऊपर राइज के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, जो फॉर्मूला आएगा वो कैपिलरी फॉल के लिए भी सेम रहता है और कैपिलरी राइज के लिए भी सेम रहता है, बस माइनस का चेंज हो जाता है। ओके, डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो सिंपल जो फॉर्मूला आता है हमारा वो देख लेते हैं, वो किस तरीके से आएगा, उसका डेरिवेशन भी देखेंगे। फिलहाल देखते हैं फॉर्मूला होता क्या है। कैपिलरी राइज, कैपिलरी राइज, कैपिलरी राइज में जो एच वैल्यू निकालते हैं, हाइट इंक्रीज जो हुई है वो निकालते हैं 2t cos थीटा डिवाइड बाई रो जी आर, रो जी आर ये होता है। सही है ये सर, यहां ये क्या क्या चीजें हैं यहां देख लेते हैं। देखो यहां पर टी क्या हो गया, टी हो गया सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन हो गया। दूसरा हमारा रो क्या हो गया, रो हो गया आपका डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ओके, डेंसिटी ऑफ लिक्विड हो गया। जी क्या है, जी सभी जानते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। स्मॉल आर क्या है, स्मॉल आर है आपकी रेडियस ऑफ ट्यूब, रेडियस ऑफ ट्यूब। ओके, और क्या, और थीटा है आपका कॉन्टैक्ट एंगल, कॉन्टैक्ट एंगल, कॉन्टैक्ट एंगल। जब हमने वाटर और गिलास के बीच में बताया कि कॉन्टैक्ट एंगल कितना होता है, तो वो 0 आता है। वो एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, उसको आप याद रखना पड़ेगा कि वाटर और गिलास के बीच में जो थीटा आता है वो 0 डिग्री आता है। ठीक है, 0 डिग्री आता है। ठीक है, इस तरीके से ये ध्यान रखो। अब इसका हम प्रूफ देखते हैं, इसका देखते हैं हम प्रूफ, ये आया कैसे, कैपिलरी राइज का फॉर्मूला का प्रूफ देखते हैं आया कैसे। ठीक है, तो हमने वही कंडीशन बनाई कि हमारे पास एक कंटेनर है, देखो हमने एक कंटेनर बनाया, एक कंटेनर बना लिया हमने। अब इसमें कोई वाटर यानी कैपिलरी राइज दिखा रहे हो, तो उसमें वाटर भरा हुआ है या लिक्विड भरा हुआ, कोई सा भी कॉन्टैक्ट एंगल चेंज हो जाएगा। कैपिलरी हम दिखा रहे हैं फिलहाल, फिलहाल जो दिखा रहे हैं वो दिखा रहे हैं कैपिलरी राइज। इस तरीके से हमने ट्यूब इसमें डिप कर दी। अब इसमें कोई लिक्विड भरा हुआ है, मान लीजिए ये लिक्विड भरा हुआ है, ये लिक्विड भरा हुआ है। सही है, तो इसमें कुछ हाइट तक, ये मेनिस्कस बन जाए, कुछ हाइट तक इसमें लिक्विड राइज हो गया है, लिक्विड राइज हो गया है। तो ये जो लिक्विड राइज हुआ है इसको हम सरफेस से ये हाइट मानते हैं, ये दिख रहा है ये वाला जो ये एच मानते हैं, यानी कि जो कैपिलरी यानी ट्यूब है उसमें जो लिक्विड है वो एच हाइट तक राइज हो गया है, एच हाइट तक राइज हो गया है। अब यहां देखो, यहां कंडीशन देखते हैं किस तरीके से हुआ होगा ये कंडीशन। देखो ये इसमें लिक्विड राइज हुआ होगा तो ये मेनिस्कस बना लेगा, क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल सरफेस पर ज्यादा ऊपर तक चिपक जाएंगे, ज्यादा ऊपर तक चिपक जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके जो बीच में अडहेसिव फोर्स होता है वो ज्यादा होता है। लिक्विड फॉल की मतलब राइज की कंडीशन में सॉलिड और लिक्विड के बीच में अडहेसिव फोर्स ज्यादा होता है, तो ये सरफेस पर एक कटोरा टाइप से बना लिया होगा इन्होंने, कटोरा टाइप से बना लिया होगा इस तरीके से। अब यहां से हम ये देखते हैं कि भाई इसमें लिक्विड भरा हुआ है, ये लिक्विड इस तरीके से भरा हुआ है। आप भी देखो ये खुला हुआ है, ओपन टू एटमॉस्फेयर है। ठीक है, यहाँ पी नॉट मान लेते हैं प्रेशर, पी नॉट मान लेते हैं प्रेशर। ओके, चलिए
पी नॉट प्रेशर मान लेते हैं। अब ये सरफेस है, ये लिक्विड का सरफेस है, तो आप ये देखोगे यहाँ ये जो प्रेशर है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन पर प्रेशर होगा ये सेम रहेगा। ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है तो यहाँ पे भी ओपन टू एटमॉस्फेयर होगा। मान लीजिए ये 0.2 मान लेते हैं, ये 0.2 मान लेते हैं। अब इसमें हमने देखा कि भाई जो वाटर है या फिर लिक्विड है उसमें एच हाइट तक लिक्विड, ये जो मिनिस्कस बनता है, जो मिनिस्कस बनता है हम यहां तक लेते हैं एच हाइट। इसके वाटर में यानी कि लिक्विड इन मिनिस्कस में हम नेग्लेजिबल मानते थे, काफी छोटा होता है, काफी छोटा बनता है। तो इसमें जो ये लिक्विड भरता है ये वाला, इसको हम फिलहाल नेग्लेजिबल मान लेते हैं। ओके, तो ये हाइट एच हो गई, एच इंक्रीज हो गया। अब हमने एक कंडीशन बताई थी कि जैसे ही आप मिनिस्कस के अंदर जाते हैं, मिनिस्कस के अंदर जाते हैं तो जो आपका प्रेशर यानी प्रेशर है वो 2T/R से इंक्रीज हो जाएगा। अब देखो ये मिनिस्कस है, ये मिनिस्कस है। अब यदि यहां से बाहर आने लगे, जस्ट बाहर हमने एक कंडीशन देखने लगी, मिनिस्कस के बाहर आएंगे तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। पहले प्रेशर पी नॉट था, अब माइनस डिक्रीज हो जाएगा 2T/R। सोचो भाई, जब हम मिनिस्कस के अंदर जाते हैं तो प्रेशर इंक्रीज होता है। अब हम इस कंडीशन में मिनिस्कस से बाहर आ रहे हैं, मिनिस्कस से बाहर आ रहे हैं तो प्रेशर डिक्रीज हो गया। पी नॉट अंदर पी नॉट है, डिक्रीज होगा 2T/R से डिक्रीज हो गया। ओके, अब हम यहां से देखें तो प्रेशर 2 पे निकालें, प्रेशर 2 पे निकालें तो यहां क्या होगा, यहां प्रेशर क्या है, यहां प्रेशर है भाई पी नॉट माइनस 2TR, 2TR है, 2TR है। अब ये कॉलम भी है, कॉलम भाई ये लिक्विड का कॉलम है, इसकी वजह से भी प्रेशर आएगा ρGH, ρGH आ जाएगा। बताइए भाई, ये कॉलम हो गया, इसकी वजह से ρGH आएगा यहाँ प्रेशर, और यहाँ पर प्रेशर क्या है, यहाँ ऑलरेडी प्रेशर है कुछ। ये इस तरीके से समझिए कि हमें प्रेशर निकालना है इस पॉइंट पर, पॉइंट 2 पर। यहाँ पर प्रेशर पी नॉट है, ये एच हाइट है, तो यहाँ प्रेशर P2 निकालते हो तो आप क्या करते हो, प्रेशर आउटसाइड यानी कि ये ऊपर वाला प्रेशर प्लस ρGH ये निकालते हो ना। बताइए, यही कंडीशन हमने यहाँ अपना ली। भाई जैसे ही हम इस पॉइंट पे लाए, इस पॉइंट पे अंडर द यानी कि मिनिस्कस के जस्ट अंदर प्रेशर इतना है, उससे नीचे हाइट एच पे जा रहे हो तो प्रेशर, ये वाला प्रेशर इनटू प्रेशर ड्यू टू द कॉलम ऑफ लिक्विड, ये हो जाएगा। अब यहां से आप देखो जो प्रेशर एट 2 पे है वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, हम यहाँ से खींचे हैं तो यहाँ पर प्रेशर पी नॉट है, यहाँ पर प्रेशर पी नॉट है, तो इस लाइन पे हम कहीं भी जाएं तो पी नॉट ही प्रेशर रहेगा, यानी कि P2 पे भी प्रेशर पी नॉट है। तो हमने कर लिया भाई पी नॉट पर भी, P2 पर भी प्रेशर पी नॉट है, तो ये हो जाएगा पी नॉट माइनस 2T/R प्लस ρGH, ये हो गया। पी नॉट से पी नॉट कट गया। अब देखो यहां से ρGH को इधर ले आओ, ρGH को इधर ले आए तो ये माइनस आएगा इधर, और ये माइनस इधर 2T/R है, माइनस से माइनस कट गया। यहां से H निकालो, H आ जाएगा आपका 2T/ρG R, ये आ गया भाई, ये आ गया। बताइए यहां से ये आ जाएगा, सिर्फ आपने प्रेशर निकाला भी। इस पॉइंट पर प्रेशर जब निकाला आपने, P2 इक्वल टू पी नॉट माइनस 2T/R प्लस ρGH, पी नॉट प्रेशर एट पॉइंट 2 कितना है, पी नॉट है, तो ये पी नॉट से पी नॉट कट जाएगा। यहाँ से ρGH निकालोगे तो ये आ जाएगा, यहाँ से H निकालोगे तो ये आ जाएगा। अब यहाँ जो R है, R क्या है भाई, मिनिस्कस। जब हम मिनिस्कस से बाहर जाते हैं, मिनिस्कस की बात करते हैं, देखो इस तरीके से, सॉरी, जब हम मिनिस्कस की बात करते हैं, मिनिस्कस की बात करते हैं, इसकी कुछ सेंटर मान लेते हैं। मान लो ये सेंटर है, ये सेंटर है। मिनिस्कस कुछ इस तरीके से बन रहा होगा, यहाँ पे ये देखोगे तो मिनिस्कस कुछ इस तरीके से बन रहा होगा, ये स्फेरिकल टाइप मिनिस्कस बन रहा होगा। ओके, यानी कि ये जो सरफेस है, यहां से हम कॉन्टेक्ट एंगल निकालने की कोशिश करें तो ये तो सरफेस है भाई, ये सरफेस है। यहां से देखो तो इस तरीके से ये कॉन्टेक्ट, ये नली होगी, सॉलिड होगा, ये सरफेस होगा। हमने क्या कहा है कि हमें टेंजेंट खींचना है, टेंजेंट खींचना है सॉलिड पर। ये सॉलिड हो गया तो ये सॉलिड पर हमने टेंजेंट खींच लिया इनटू द लिक्विड। अब ये सरफेस है तो इसके सरफेस के जस्ट टेंजेंट खींचेंगे, जस्ट टेंजेंट खींचेंगे, ये एंगल क्या हो जाएगा, ये थीटा होगा, ये थीटा होगा। सही है। अब आप एक चीज देखो, जब भी हम मिनिस्कस से बात करते हैं, जैसे हमने प्रेशर देखा, यहाँ पी आई है, यहाँ पी नॉट है, तो हम कह देते हैं कि पी आई इक्वल टू पी नॉट प्लस 2T/R।
ये जो आर होती है ना, ये रेडियस ऑफ मेनिस्कस होती है, यानी कि रेडियस ऑफ स्फीयर होती है ये रेडियस। अब हमने जो फॉर्मूला देखा था उसमें जो रेडियस आ रही थी वो ट्यूब की आ रही थी, लेकिन हमारे फॉर्मूले में जो कैपिटल आर है वो रेडियस ऑफ स्फीयर है, यानी कि रेडियस ऑफ मेनिस्कस है, रेडियस ऑफ मेनिस्कस है। अब यहां से आप देखो कि भाई ये टेंजेंट है, टेंजेंट है, ये जो टेंजेंट होगा, आप सर्कल पे या स्फीयर पे टेंजेंट खींचते हो, तो यदि कोई एक लाइन खींची जाए उसकी रेडियस से जाती हुई, तो वो उसको 90 डिग्री पे काटते हैं, ये तो आपको ट्रेजेक्टरी पता है भाई। यदि कोई ऐसी लाइन खींची जाए इस टेंजेंट पर जो रेडियस से होके जाती हो, तो वो उसको 90 डिग्री पे काटती है, काटती है, ठीक है सर, ये हो गया। अब हमारा जो फोर्स है, देखो यहां से ये रेडियस इस पर टेंजेंट डाला तो ये तो कैपिटल आर हो गया, ये यहां से यहां तक। अब हम देखते हैं भाई, ये ये देख लेते हैं, सही है। हमने ये देखा कि सर ये वाली जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ये हमारी ट्यूब है भाई, ये ट्यूब है ना, देखो नीचे तक जा रही है। अब इसके बीच से हम ये डालें तो ये तो आर है ना, ये आर है, ये आर हो गया, ये रेडियस हो गई किसकी, ट्यूब की। अब ये जो एंगल है, ये एंगल मालूम पड़ जाए तो हमें आर और कैपिटल आर के बीच में रिलेशन मालूम पड़ जाएगा। अबे दादा आप एक चीज देखो कि ये जो एंगल है, देखो ये जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, देखो ये और ये 90 डिग्री है, ये एंगल थीटा है, तो ये हो गया, ये हो गया, ये कितना हो गया 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल। अब ये और ये 90 डिग्री पर है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, थीटा, ये थीटा हो जाएगा भाई। सोचो, आप इस तरीके से सोचो, देखो ये है, ये थीटा है, तो ये क्या होगा 90 माइनस थीटा होगा, 90 माइनस थीटा होगा, सही है। अब यहां से इसके परपेंडिकुलर हमने एक ये डाल दिया, ये जो आर है दिख रहा है, ये अब इसके बीच में 90 डिग्री है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। तो हमारा ये क्या हो गया, ये थीटा हो गया। अब आसानी से यहां से देख लो, सॉरी इस तरीके से देख लो भाई, ये थीटा है, ये कैपिटल आर है और ये स्मॉल आर है। अब यहां से आप कैपिटल आर निकालने की कोशिश करो तो ये कॉस थीटा, कॉस थीटा जो हो जाएगा वो स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर हो जाएगा। यहां से कैपिटल आर निकालोगे तो ये स्मॉल आर अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ वैल्यू रख दो, यहाँ वैल्यू रख दो, देखो क्या आएगा, वैल्यू आ जाएगी h इक्वल्स टू 2t बाई रो जी, कैपिटल आर है, हम आर की जगह पे क्या रखेंगे, स्मॉल आर अपॉन कॉस थीटा रख दो। तो यहां से h क्या आ जाएगा, h आ जाएगा 2t अपॉन रो जी, आर की जगह पे रख रहे हैं आर अपॉन कॉस थीटा, सही है। एंगल तो समझ में आएगा, किस तरीके से एंगल ड्रॉ किया है वो काफी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा घुमा के पूछ देगा कि वो उस एंगल को भी निकालना पड़ जाएगा आपको, सही है। तो कॉन्टेक्ट एंगल मैंने बताया आपको, कॉन्टेक्ट एंगल किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, मैंने इसमें बताया इसको आपको किस तरीके से ड्रॉ किया। देखो कॉस थीटा ऊपर पहुंच जाएगा घूम के, ऊपर क्या हो जाएगा 2t कॉस थीटा अपॉन रो जी आर, ये वही फॉर्मूला आ गया जो हमने आपको शुरू में बताया था, सही आ गया, ये आया समझ में भाई आपको। ये तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो आर आसानी से समझ में आ गया होगा, ये वाला जो पॉइंट, यानी कि प्रेशर हमने निकाला कि सर हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया। अब यहां से हमें आर और कैपिटल आर में डिफरेंस निकालना है, यानी कि वो रिलेशन निकालना है। तो किस तरीके से निकालेंगे भाई, हम ये टेंजेंट खींचा, सॉरी ये टेंजेंट खींचा, और ये सरफेस हो गया, इनके दोनों के बीच में एंगल ये हो गया। अब हमने ट्रेजेक्ट्री ऐसी निकाली कि ये एंगल भी थीटा निकला, आर और थीटा के बीच में, थीटा आर और आर, स्मॉल आर कैपिटल आर और थीटा। यहां से हमने कैपिटल आर की वैल्यू जो निकाली स्मॉल आर अपॉन कॉस थीटा निकाली, वैल्यू रख दी, आंसर आ गया, सही है। कोई समस्या परेशानी बताइए, आ जाएगा, आ जाएगा बताएं। चलिए अब इसका एक दूसरा मेथड हम बताते हैं, दूसरा मेथड बताते हैं कि और किस तरीके से आप कैपिलरी राइज निकाल सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है। देखो हमने क्या किया, हमने ये किया कि हमने इसमें एक ट्यूब डाली, इसमें एक ट्यूब डाली, इसमें वाटर इंक्रीज हो गया, वाटर है लिक्विड है, वाटर बोल रहा हूं मैं, लिक्विड इंक्रीज हो गया, एच हाइट तक इंक्रीज हो गया, एच हाइट तक इंक्रीज हो गया, ये सिंपल सा वाटर राइज हुआ, यानी कि लिक्विड राइज हुआ। अब इसको हम गौर से देखें, हम यहां देखते हैं, चलिए इस तरीके से देखते हैं,
देखो यहाँ और ये चीजें सिंपल हो जाएंगी, सिंपल तो हो जाएंगी, लेकिन किस अप्रोच की आपको कहां जरूरत पड़ जाए किसी को नहीं पता। सही है, ये इस तरीके से मिनिस्कस बना रहा होगा, इसको दूसरे कलर में बनाते हैं, कुछ इस तरीके से मिनिस्कस बना रहा होगा। सही है। अब आपने ये देखा कि जब मिनिस्कस, देखो कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट एंगल यहाँ पर आप ड्रॉ करने की कोशिश करोगे तो यहां से ये और यहां से ये एंगल हो गया आपका, ये एंगल हो गया थीटा। अब जो हमारा सरफेस लगता है, यानी कि सरफेस टेंशन फोर्स जो लगता है वो लगेगा बाहर की तरफ, ये इस तरीके से एफ एस, यानी कि वर्टिकल से ये इस पे लगेगा, टेंजेंट पे लगेगा ये एफ एस, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। इसी तरीके से इधर लगेगा एफ एस, ये थीटा। ओके, यहां पर आपका लिक्विड भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ एच हाइट तक लिक्विड भरा हुआ है। ओके, यहां से ठीक है, देखो वो कंडीशन बन गई, हमने इस बार क्या कर दिया, एफ एस को कंडीशन में लिया है, एफ एस को कंडीशन में लिया है। अब आप सोचो ये जो ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है पेरीफेरी पे, देखो ये बाउल पे लग रहा होगा इस तरीके से, एक सर्कुलर कैविटी यानी कि एक स्फेरिकल कैविटी बना रखी होगी, उसके फोर्स लग रहा होगा उसकी पूरी सरकमफेरेंस पे। तो ये मत कर देना कि 2fs कर दो, ये फोर्स लग रहा होगा ऊपर की तरफ। तो ये जो फोर्स है इसकी वजह से ही जो कैपिलरी राइज हुआ है, इस सरफेस टेंशन की वजह से ही, ये जो सरफेस टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा है, ऊपर की तरफ ये सरफेस टेंशन लग रहा है, इसी की वजह से ये वाटर इसमें राइज हुआ है। आप ऐसे समझो, ये जो वाटर राइज हुआ है यानी कि जो ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है, जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है एफ एस कॉस थीटा, इसकी वजह से ही आपका ये वेट जो है एम जी है, यही तो राइज हुआ है, तो ये रेस्पॉन्सिबल होगा एम जी के बराबर, यानी कि वेट राइज, जितना भी लिक्विड राइज हुआ है उसका वेट जो होगा एम जी, वो किसकी वजह से हुआ है, एफ एस कॉस थीटा, यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट एफ एस कॉस थीटा की वजह से हुआ है। तो इन दोनों को क्या कर लेंगे, वैलेंस कर लेंगे, यहां से एफ एस लिखो, यहां से एफ एस लिखो, तो ये टेंशन सॉरी सरफेस टेंशन इनटू लेंथ होती है, लेंथ क्या होती है, यहाँ पे सरकमफेरेंस पे लग रहा है फोर्स, इस पूरी सरकमफेरेंस पे, इसकी रेडियस आर है स्मॉल, तो ये सरफेस ये हो जाएगी 2 पाई आर स्मॉल आर कॉस थीटा। ओके, मास, ये मास है। ओके, इसकी हाइट एच है मान लेते हैं, इसकी रेडियस क्या है, आर है, ट्यूब जो रेडियस है। तो ये देखो मास को क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी लिख सकते हैं, बताइए। यहां से ये हो गया टी इंटू 2 पाई आर कॉस थीटा, रो हो गया, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सिलेंडर का वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच इंटू जी, ये हो जाएगा। अब देखो यहां से क्या क्या कट रहा है, क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, पाई से पाई कट गया, एक आर से आर स्क्वायर कट गया। ओके, यहां से एच निकालो, एच निकालोगे तो यहां बच रहा है 2t cos थीटा, 2t cos थीटा। ओके, अब नीचे रो आ जाएगा, जी आ जाएगा, और एक आर और बच रहा है, एक आर आ जाएगा। देखिए वही फॉर्मूला आ गया, आ गया वही फॉर्मूला आ गया, दोनों फॉर्मूला सेम आया भाई। हमने वेट, हमने देखा कि ऊपर वाला जो फोर्स है एफ एस कॉस थीटा इक्वल टू एम जी है। ओके, ये फोर्स ही रेस्पॉन्सिबल होता है कैपिलरी राइज के कारण, इसीलिए हम इसे सरफेस टेंशन में पढ़ रहे हैं भाई, क्योंकि सरफेस टेंशन इज द मेन रीजन टू रेज द लिक्विड इन द कैपिलरी ट्यूब। सही है, इसीलिए तो हम सरफेस टेंशन पढ़ रहे हैं, सरफेस टेंशन के कारण ही तो लिक्विड राइज होता है, लिक्विड जो कैपिलरी फॉल हो रहा है, कैपिलरी राइज होता है, वो सरफेस टेंशन के कारण ही हो रहा है। तो यानी कि इस ऊपर सरफेस टेंशन लग रहा होगा, इसीलिए तो ये वाटर ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर सरफेस टेंशन फोर्स लग रहा है तभी तो ये वाटर ऊपर की तरफ जा रहा है। यानी कि जो वाटर इंक्रीज हो रहा है, यानी कि वाटर जो राइज हो रहा है, इसका जो वेट है वो एफ एस के बराबर रख दिया हमने, वही वाटर राइज एच इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन रो जी आर आ गया। सही है, हो जाएगा, दोनों दोनों मेथड आने चाहिए, कहीं आपको पहला मेथड यूज करना पड़ जाएगा, कहीं दूसरा। मैं बताऊंगा देखो कहां कहां कंडीशन में आ सकता है, कहीं कहीं आप ये वाला दूसरा मेथड यूज ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहां कॉम्प्लेक्सिटी इतनी आ जाएगी, तो आपको ये वाला मेथड लगाना पड़ेगा। और कहीं ऐसा हो जाएगा आप इस मेथड से कोई कंक्लूजन नहीं निकाल पाओगे, इस मेथड से कंक्लूजन निकाल पाओगे। तो ये दोनों ही मेथड काफी इंपॉर्टेंट है। सही है, चलिए अब एक और कंडीशन देखते हैं, हमारे पास ये मालूम पड़ जाती है भाई कि आपसे ये सोचो, एक बहुत ही खूबसूरत कंसेप्ट बताता हूं मैं आपको, ये लास्ट कंसेप्ट है आपका कैपिलरी, इसके बाद आपके क्वेश्चन चालू हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखो, कैपिलरी राइज हमने इस तरीके से देखा,
ये हमारा लिक्विड हो गया, ओके, ये कंटेनर हो गया, समझो समझो। देखो ये हमारा लिक्विड हो गया, इसमें हमने ये देखा कि भाई यहां तक ये h हाइट तक लिक्विड राइज हो गया, ओके, सिंपल। h हाइट तक लिक्विड राइज हो गया, हमने देखा कि जो h राइज है वो 2t cos थीटा अपॉन रो जी आर आया, रो जी एच ये आ गया भाई कि चलो सर ठीक है, इसमें तो कोई नई बात है नहीं, आपने क्या नया बता दिया, ये तो अभी बताया, सही है, ठीक है। ये कंडीशन है, सिंपल दिमाग से सोचो ये है। अब आप एक ऐसी चीज सोचो कि ये जो हाइट तक एच हाइट तक ट्यूब राइज हो रहा है, यानी कि ट्यूब में एच हाइट तक लिक्विड राइज हो रहा है, यदि हम ऐसी कोई ट्यूब लाएं जिसकी लेंथ एच से कम हो, समझो जिसकी लेंथ एच से कम हो, भाई एच हाइट तक लिक्विड राइज हुआ, यदि हम ऐसी कोई ट्यूब लाएं, इस ट्यूब की जगह पे कोई ऐसी ट्यूब लाएं जो इस एच हाइट से जिसकी लेंथ कम हो, तो क्या बाहर निकल जाएगा लिक्विड? क्या लिक्विड बाहर निकल जाएगा इससे? ये काफी इंपोर्टेंट सवाल है जो बच्चों को कंफ्यूज करता है कि सर ये ट्यूब इससे छोटी होगी तो बाहर निकल जाएगा लिक्विड, पर ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? देखो यदि हमारे पास इफ लेंथ ऑफ ट्यूब इज लेस देन कैपिलरी राइज h, the liquid will not go outside the tube, बाहर नहीं जाएगा, ध्यान रखना है, ये पॉइंट लिखना है। इफ लेंथ ऑफ ट्यूब इज लेस देन कैपिलरी राइज h, the liquid will not go outside the tube and it will adjust its meniscus radius, क्या करेगा भाई? बाहर की तरफ ट्यूब में से हमारा जो वाटर है वो बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन वो अपनी मिनिस्कस की रेडियस को एडजस्ट करेगा, और क्या करेगा? रेडियस मिनिस्कस को क्या कर लिया उसने? इट्स मिनिस्कस रेडियस को एडजस्ट किया, एंड यानी कि जो लिक्विड है, ये पूरा सेंटेंस समझेंगे हम क्यों लिख रहे हैं और ये कैसे एडजस्ट करेगा, पूरा फिनोमिना समझेंगे इसको, ठीक है। लिक्विड विल राइज अप टू द टॉप एंड अप टू द टॉप, ठीक है, सही है। अप टू द जो लिक्विड होगा वो ऊपर तक भर जाएगा, बस बाहर नहीं निकलेगा, यानी कि आप लेंथ को जितना भी आप लेंथ को कम कर लो, आप सोचोगे सर एक तो लिमिट आएगी कि लेंथ हम ज्यादा ही कम कर देंगे तो कैपिलरी मतलब वाटर बाहर निकल जाएगा, वाटर बाहर नहीं निकलेगा। तो हमने यही पॉइंट लिखा है, इफ लेंथ ऑफ द ट्यूब इज लेस देन कैपिलरी राइज h, द लिक्विड विल नॉट गो आउटसाइड द ट्यूब एंड इट विल एडजस्ट इट्स मिनिस्कस रेडियस। यहां सारी चीजें छुपी हुई हैं, हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। मिनिस्कस को कैसे, ये अपनी मिनिस्कस की रेडियस को किस तरीके से एडजस्ट करेगा, एंड लिक्विड विल राइज अप टू द टॉप तक राइज करेगा, उसके बाद वही रुक जाएगा, बाहर नहीं निकलेगा। अब देखो, अब ये देखते हैं हम, अब मेन चीज आई हमारी कि ये किस तरीके से काम करेगा। देखो हमारे पास फॉर्मूला है भाई, h इक्वल टू 2t cos थीटा बाई रो जी आर। अब देखो यहां से देखो, यदि हम कोई ट्यूब की जो लेंथ है वो l है लेस देन h। अब ट्यूब की वाटर भी हमने चेंज नहीं किया, यानी सॉरी लिक्विड भी चेंज नहीं किया, रो जी भी चेंज नहीं हुआ, आर यानी कि वो उस ट्यूब की बस लेंथ हमने की है, कोई रेडियस भी चेंज नहीं की है, तो आर भी कांस्टेंट है,
भाई आर भी कांस्टेंट है, ओके, 2t सरफेस टेंशन भी कांस्टेंट है। बात आती है हमारी cos थीटा की, बात आती है हमारी cos थीटा की। तो यहां पर जो h हो जाएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos थीटा के, cos थीटा के। तो भाई हम सारी चीजें तो देखो कांस्टेंट है, बस h को डिक्रीज कर यानी कि लेंथ को डिक्रीज कर रहा है। लेंथ यदि हमारी h से कम हो जाए, लेंथ हमारी h से कम हो जाए, तो ये cos थीटा ही डिपेंड करेगा, cos थीटा ही डिसाइड करेगा कि भाई कहां तक लिक्विड जाएगा, ये किस तरीके से। अब cos थीटा मेरी देखें, आप ये देखो, ये हमने मिनिस्कस बनाया था, ये ऊपर का नहीं, ये छोटा, ये मिनिस्कस बना हुआ था पहली कंडीशन में, ये मिनिस्कस बना हुआ था पहली कंडीशन में, सही है ये। अब h हाइट तक लिक्विड राइज हुआ, h हाइट तक लिक्विड राइज हुआ, समझो। अब इन्होंने क्या किया कि देखो, ये जो है ये रेडियस है r, ये पूरी रेडियस क्या है r है। अब इन्होंने क्या किया भाई, h, तो h डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos थीटा है, यानी कोई भी चीज ना g चेंज हो रही है, ना r रो चेंज हो रहा है, ना r चेंज हो रहा है, ना t चेंज हो रही है, cos थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ये h। यदि हम लेंथ इसको कम कर दें, तो देखो ये मिनिस्कस प्योर इस तरीके से है, मिनिस्कस इस तरीके से है। अब ये दूसरी कंडीशन में क्या करेगा, ये अपनी मिनिस्कस को एडजस्ट, मिनिस्कस ये रेडियस ऑफ मिनिस्कस, हमने क्या किया कि वो अपनी मिनिस्कस की रेडियस को एडजस्ट करता है, ध्यान रखना है। इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा तो आप फंस जाओ, समझने की कोशिश कीजिए। h अब यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos थीटा है, बाकी चीज हमारी कांस्टेंट है। अब यहाँ पर h क्या होगा, देखो हमने लेंथ को कम किया, तो कुछ इस तरीके से, पहले शुरुआत में ये था, हमने लेंथ को कम किया तो वो क्या करेगा, वो l हाइट तक, h की जगह पे l हो जाएगा, यानी कि h नया डैश हो जाएगा, मान लो नया डैश हो गया, h डैश हो गया, h डैश हो गया, ये जो कम हो गया। अब h डैश यानी कि हमारा लेंथ h से कम है, तो टॉप तक वाटर जाएगा, यानी कि जो h है, यानी कि कैपिलरी राइज जो है वो कम होना चाहिए, कम होना चाहिए ना भाई, तभी तो वाटर। आप सोचो, हमने इसमें ट्यूब डाला और ट्यूब की लेंथ h से कम है, तो वाटर देखो ऊपर तक तो जाएगा पर बाहर नहीं निकलेगा, तो यानी कि उस अपनी कैपिटल L तक ही जा सकता है वाटर, उसकी लेंथ तक ही वाटर जा सकता है। मान लीजिए वो हाइट h है, h डैश है, इसको लेंथ के बराबर भी बोल देंगे, लेंथ के बराबर, यानी कि जो नई लेंथ है उसके बराबर ही वाटर जाएगा। अब ये वाटर जब h डिक्रीज हुआ है, तो भैया ये cos थीटा भी डिक्रीज होगा, cos थीटा को भी डिक्रीज करेगा। cos थीटा क्या होता है, r अपॉन कैपिटल R। अब cos थीटा कब डिक्रीज होता है, सोचो cos थीटा कब डिक्रीज होगा, जब r इंक्रीज होगा, समझो भैया कब तक, समझो h, हमने h को डिक्रीज किया तो cos थीटा को डिक्रीज करना पड़ेगा, cos थीटा को डिक्रीज करने के लिए हमें r को इंक्रीज करना पड़ेगा, ये जो r है, ये जो r है इसको इंक्रीज करना पड़ेगा। अब सोचो इस मिनिस्कस की रेडियस को आपको इंक्रीज करना है, तो मिनिस्कस कुछ इस तरीके से बन जाएगा, समझो ये इस तरीके से बनाते हैं, दूसरे कलर में बनाते हैं। मिनिस्कस जो है वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, कुछ फ्लैट टाइप का बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा। अब यहां से है, अब ये रेडियस देखो ऐसे दिख रहा है, अब इसका सेंटर यहां आ गया, अब इसका सेंटर जो एक्चुअल में यहां था ये इस तरीके से, अब इसका सेंटर हटके यहां आ गया, आर, आर इंक्रीज हो गया, देखो ये फ्लैट बन गया। देखो यहां से है, ये वाला है, पहले ये था, अब इसका मिनिस्कस जो है, ये इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये रेडियस आर जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की तरह काम करता है। तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ गया ना, पहले ये था रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा था, अब रेडियस ऑफ कर्वेचर ये हो गया भाई हॉरिजॉन्टल, यानी कि पैरेलल लाइन का, एक पैरेलल लाइन खींच दो, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी होता है। सर्कल का रेडियस ऑफ कर्वेचर उसके आर के बराबर होता है। यदि हम ये इस तरीके से जितना चपटा करता चला जाए, ऐसे जितने चपटे करते चले जाए, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर उतना बढ़ता चला जाता है, क्योंकि उसका सेंटर क्या होता है, देखो ये था, ये सर्कल है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ये होगा। अब ये हो गया, अब इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ऊपर पहुंच गया, ये था, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर पहुंच गया, यानी कर्वेचर बढ़ रहा है इस तरीके से। ये इस तरीके से अपने आप को एडजस्ट करेगा, यानी कि आर को इंक्रीज करता चला जाएगा, आर को इंक्रीज करेगा, ठीक है भाई। एच को हमने, एल को डिक्रीज किया, लेंथ को डिक्रीज किया, तो कैपिलरी राइज भी डिक्रीज हुआ। अब कैपिलरी राइज डिक्रीज करने के लिए सर cos थीटा को डिक्रीज कर सकते हैं। अब cos थीटा कहां तक अपने आप को डिक्रीज कर सकता है, आप बताइए कहां तक डिक्रीज कर सकता है, यानी कि आर मैक्सिमम हो जाए, आर मैक्सिमम हो जाए, सोचो आर मैक्सिमम हो जाए, तो आप ये सोचो
कि आर को एडजस्ट कर रहा है, ये cos थीटा डिक्रीज होता रहा है, डिक्रीज होता रहा है, एच भी डिक्रीज होती जा रही है, पर एक लिमिट तो आएगी ना दादा कि ये इसको अपने आप को फ्लैट कर लेगा, अपने आप को ये फ्लैट कर लेगा, अपने आप को ये टाइम तो ऐसा आएगा ना जो फ्लैट कर लेगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी हो जाएगी, इसकी इन्फिनिटी हो जाएगी, सही है। ये फ्लैट, अब यहाँ वाटर इस तरीके से फ्लैट हो जाएगा। अब ये फ्लैट हुआ, अब सोचो फ्लैट जब हुआ तो यहां पर हमने आर इंक्रीज कराया, आर हो गया इन्फिनिटी, कॉस थीटा आर अपॉन इन्फिनिटी हो गया। अब कॉस थीटा की वैल्यू होगी दादा जीरो, जीरो, तो यहां से एच आ जाएगा आपका जीरो, कैपिलरी राइज होगा ही नहीं, या तो फिर होगा कैपिटल अपनी उस हाइट तक ही होगा, यदि मैक्सिमम फ्लैट कंडीशन बना सकता है। मैक्सिमम फ्लैट कंडीशन बना दी, आप ये सोचिए जब मैक्सिमम फ्लैट कंडीशन बना दी तो फोर्स तो इधर लगेगा ना, एफ एस इधर लग जाएगा दादा, एफ एस इधर लग जाएगा। आप सोचो डायरेक्ट यूं लगेगा भाई, इसका टेंजेंट ये आ गया और सरफेस का टेंजेंट ये आ गया, तो सरफेस एफ एस तो इधर लग गया। अब कोई ऐसा लिक्विड ऊपर है ही नहीं, कोई फोर्स वर्टिकल फोर्स है ही नहीं जो इसको ऊपर उठा सके भाई। इसके बाद इसने कहा है कि जैसे ही थीटा जीरो हो जाएगा उसके बाद राइज नहीं होगा, यहां तो हो गया राइज, यहां तक राइज हो गया, इसका मतलब क्या है कि इससे ज्यादा राइज नहीं होगा। इसको इस तरीके से समझना, cos थीटा जब जीरो हो जाएगा ये फ्लैट हो जाएगा, जो एच राइज हो जाएगा यहां तक ही होगा, फिर उसके बाद तो राइज होगा ही नहीं, उसके बाद कोई राइज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, वर्टिकल फोर्स जीरो है, इसके बाद वर्टिकल फोर्स जीरो है। तो नहीं समझ में आ रहा होगा तो इस तरीके से समझिए कि भाई एक कंडीशन आएगी, एक सिंपल भाषा में लग सकते हैं कि ये एच को हम डिक्रीज करते हैं, तो देखो सिंपल भाषा में समझते हैं, हमें ये तो समझ में आ गया भाई कि एच जो है वो cos थीटा को डिक्रीज करेगा, cos थीटा को एडजस्ट करेगा, एच को डिक्रीज करेंगे cos थीटा डिक्रीज होगा, सिंपल। अब आप एक कंडीशन ये समझ लो, हम दो कंडीशन में देखते हैं कि ये जो एच है, ये एच है, वाटर राइज हुआ यहां तक, सही है। अब हम इससे छोटा एक नली लेके आए, इससे छोटी नली लेके आए तो वाटर राइज होगा एल तक। अब इससे भी छोटी नली ले गए तो वाटर राइज होगा एल, ये एच मान लेते हैं, एच डैश एच डबल डैश, यानी कि वाटर राइज यानी एच कम होती जा रही है, जिस हिसाब से हमारा ये पाइप हम कम करते जा रहे हैं, पाइप की लेंथ कम करते जा रहे हैं, पाइप की लेंथ को कम करते जा रहे हैं, तो एच भी कम होता जा रहा है। अब आप सोचोगे भाई ये तो पाइप कितना कम कर लेंगे, फिर भी वाटर तो कभी ना कभी कंडीशन बाहर निकलेगा, वाटर बाहर क्यों नहीं निकलेगा। एक ऐसी कंडीशन आएगी cos थीटा जीरो हो जाएगा, हमने बताया कि थीटा मेनिस्कस रेडियस को एडजस्ट करता है, मेनिस्कस रेडियस इतनी हो जाएगी कि ये फ्लैट हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा ये फ्लैट हो जाएगा, लिक्विड फ्लैट हो जाएगा, एच लिक्विड जो नली है वो फ्लैट तक कर सकती है बस। अब इसके बाद तो इधर फोर्स लग रहा है एफ एस, इधर फोर्स लग रहा है एफ एस। अब कुछ भी कंडीशन कर लो, वाटर यहां से हॉरिजॉन्टल लेवल से कहीं और नहीं जाएगा, ऊपर क्यों नहीं जाएगा, ऊपर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है भाई। मेनिस्कस की रेडियस इतनी ज्यादा हो गई, cos थीटा की वैल्यू अब जीरो हो गई, यानी कि कोई भी वर्टिकल फोर्स नहीं लग रहा है, तो फोर्स वाटर ऊपर नहीं जाएगा, यानी कि लिक्विड ऊपर नहीं जाएगा। तो कंडीशन कुछ भी लगा लो आप, ट्यूब की लेंथ को कितना भी कम कर लो, सही है, ट्यूब की लेंथ को कितना भी कम कर लो, वाटर बाहर नहीं जाएगा। वो उस तरीके से अपने आप को रेडियस ऑफ कर्वेचर को इस तरीके से एडजस्ट करता है, ये साइंस का ही रूल है भाई। और ये इस तरीके से मालूम पड़ता है कि वो रेडियस को इस तरीके से एडजस्ट करता है कि वो अपनी मैक्सिमम इन्फिनिटी वैल्यू तक जा सकता है। इन्फिनिटी वैल्यू उसकी हो गई भाई, रेडियस को बढ़ा रहे हो ना, एक लिमिट ऐसी आएगी इन्फिनिटी, फ्लैट सरफेस हो जाएगा। जब फ्लैट सरफेस हो जाएगा तो ऊपर की तरफ वाटर ही नहीं लगेगा, फोर्स ही नहीं लगेगा, फोर्स नहीं लगेगा तो फिर ऊपर वाटर भी नहीं उठेगा, वहीं जाके हॉरिजॉन्टल लाइन पर, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल लाइन तक वाटर रुक जाएगा, ठीक है। तो आज हमने देखा एक्सेस प्रेशर देख लिया, हमने सोप बबल में देखा, लिक्विड ड्रॉप में देखा, कॉन्टेक्ट एंगल देख लिया, ओके, और हमने कैपिलरी राइज और कैपिलरी फॉल देख लिया, ओके। ये सारी चीजें कैपिलरी फॉल और कैपिलरी राइज, मेन रीजन तो यही है कि वो सरफेस टेंशन के कारण ही होता है कैपिलरी राइज और कैपिलरी फॉल। और भी है, यानी कि आप प्रेशर देखोगे, देखो यहां यदि प्रेशर देख रहे हो तो हम शुरुआत की कंडीशन बनाए, एक और भी कंडीशन कभी कभी आ जाए, चलो तो वो देख लेना। मान लो इसको हम ट्यूब डाला, यहां तक प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो हल्का सा प्रेशर मान लो यहां तक गया, ये हल्का सा बहुत यहां तक, ये मेनिस्कस बना, यहाँ पी नोट है, यहाँ पे भी पी नोट है, यहाँ भी पी नोट है, मेनिस्कस से बाहर आते हो
मिनिस्कस से जस्ट बाहर आते हो तो यहाँ प्रेशर क्या हो जाएगा, पी नॉट माइनस 2T/R। 2T/R, यहाँ पर प्रेशर देखो तो बाहर से कम है, अब यहाँ प्रेशर कम है, यहाँ प्रेशर ज्यादा है, तो ये वाटर अंदर की तरफ यानी कि लिक्विड अंदर की तरफ भागेगा, क्योंकि हमें पता है कि लिक्विड जो होता है वो फ्लो करता है हायर प्रेशर से लो प्रेशर, तो लिक्विड इसमें राइज हो जाएगा। ये भी एक रीजन है, ये एक रीजन है इसमें, ठीक है। मेन तो यही रीजन है, लेकिन यहाँ पे जो मेन जो होता है वो FS भी होता है, यानी कि सरफेस टेंशन। जब भी आपसे ये पूछ ले कि भाई कैपिलरी रियाज क्यों होता है और उसमें ऑप्शन दे दे कि सरफेस टेंशन, तो आप आंसर लगाओगे सरफेस टेंशन। सही है, चलिए देखते हैं। अभी फिलहाल वीडियो की लेंथ देखते हैं कितनी होगी, फिर क्वेश्चन बताते हैं। नहीं सही है, चलिए हम क्या करते हैं, इस लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 1.5 घंटे का लेक्चर हो गया है। इससे आगे हम यदि क्वेश्चन बताते हैं तो लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगी, माइक भी काम नहीं करेगा, फोन भी डाउन हो जाएगा। तो इसके क्वेश्चन जितने भी आए हुए हैं आपके, जेई हो गए, मेन हो गया, एडवांस हो गया, जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं सारे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। ओके, और वो वीडियो कल आ जाएगी या हो सकता है मैं शाम तक डाल दूं, तो हम फ्लूइड मैकेनिक्स का खेल खत्म यहीं कर देंगे आज ही। सही है, चलिए पढ़ते रहिए। इसके बाद हम लाएंगे आपके लिए जो इंपोर्टेंट टॉपिक है 11th का, रोटेशन। काफी लंबा चलने वाला है, रोटेशन पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, रोटेशन काफी कॉम्प्लेक्स हल्का देखा जाए, बच्चों को डर लगता है सर, तो हम पहले उसे ये निपटा लेते हैं। ठीक है, चलिए फिर पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।